मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों से मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने और मेरे वीडियोस देखने वाले ने कहा कि मैं कॉम्पिटिटिव फिजिक्स पर भी अपने वीडियो बनाऊं। तो मैंने आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं डालने वाला हूँ, कॉम्पिटिटिव फिजिक्स पे ही है और ये आपकी काफी हेल्प करेगा एग्जाम्स में। और इसीलिए मैंने रे ऑप्टिक्स और एसएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टार्ट किया है। आज फर्स्ट लेसन है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड मिरर्स। ये स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि यू विल सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे जितने भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस हैं वो जैसे ही मैं यहाँ से अपलोड करूँ आपको मिल सके और आप उनको पढ़ करके उनको देख करके अपने बेस्ट स्कोरिंग अपने एग्जाम में दे सके। इसी विशेष के साथ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। इससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। उन बेसिक चीजों से you can rememorize your all of past things। आपको ये पता लग जाएगा कि हमें कौन कौन सी चीजें पढ़ाई गई, कौन कौन सी चीजें थी और इनके मूल नाम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है। क्योंकि इसमें कई टर्म्स ऐसी हैं, मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला प्रकाश कक्ष, आप समझ ही नहीं पाएंगे व्हाट इज प्रकाश कक्ष, ऑप्टिकल साइट क्या होती है। तो उसके लिए हम पहले इन बेसिक चीजों को देख लेते हैं और फिर उसके बाद में जो डेरिवेशंस है, और इसके लिए मैं आपके लिए बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आने वाला हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और आपको बहुत हेल्प करने वाले होंगे। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक टर्म्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यदि एक सरफेस दो मीडियम्स को, एक ये माध्यम है एक ये माध्यम है और ये सरफेस है ए एंड बी, यदि कोई सरफेस दो माध्यम को अलग अलग करती है तो फर्स्ट माध्यम से, इस फर्स्ट माध्यम से उस सरफेस पर जो प्रकाश गिरता है, ये सरफेस पर प्रकाश गिरा तो ये प्रकाश की किरण उस सरफेस से टकराकर वापस लौट आएगी इसी माध्यम में। ठीक है, टकराकर वापस यहां कहीं में उसी माध्यम में। तो ये क्या होगा, ये कहलाता है, इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देयर इज टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, सभी परावर्तित किरणें समांतर होती हैं। जैसे यहां से यहां पे आई वो कितने ही कोण पे निकली तो दूसरी किरण भी उतनी ही कोण पे जाएगी और तीसरी किरण भी उतनी ही कोण पे जाएगी। और दूसरी होती है डिफ्यूज या इरेगुलर परावर्तित किरण। सभी परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती, परावर्तक पृष्ठ खुरदरा होता है। इसमें क्या परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल चिकना होता है तो जो सभी के रिफ्लेक्शन एंगल हैं वो समान होते हैं, बट इसमें परावर्तक जो पृष्ठ है वो खुरदरा होता है तो सभी के जो रिफ्लेक्शन एंगल हैं वो समान नहीं होते। जिस किसी कांच पे हमने कोई सरफेस, कांच की सरफेस पर किरण डाली तो उसमें कोई अंतर हमें नहीं आएगा। बाकी जैसे खुरदरी जमीन है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर हम प्रकाश की जो किरणें एक निश्चित कोण से डालेंगे तो वो अलग अलग कोण पे वापस लौट के आएगी। तो वो होता है इरेगुलर या अनियमित या डिफ्यूज्ड परावर्तन। और रेगुलर परावर्तन जब किसी समतल कांच के पृष्ठ पर कोई प्रकाश डाला जाए तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, परावर्तन। परावर्तन क्या, यदि कोई सरफेस दो माध्यमों को अलग कर रही है तो एक माध्यम से उस सरफेस पर कोई किरण गिरती है, वापस उसी माध्यम में किसी कोण बनाते हुए लौट आती है तो वो क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। और रेगुलर कौन सा होता है, यदि सारी परावर्तित किरणें समान कोण पे हो तो रेगुलर, और यदि सभी परावर्तित किरणें अलग अलग कोणों पे हो तो इरेगुलर। अब इरेगुलर का फायदा क्या होता है, इरेगुलर से हमें एक चीज पता पड़ती है, क्योंकि इरेगुलर इसको हम बोलते हैं विसरण भी बोलते हैं, इसके क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। और विसरण की वजह से ही हमें प्रकाश का आसमान जो है वो आसमान नीला दिखाई देता है। CAU as the cause of diffused reflection या अनियमित परावर्तन। तो दूर के कणों से जो टकराएगा तो अनियमित परावर्तन होता है और अनियमित परावर्तन का इसका रिजल्ट जो है वो क्या है कि आकाश जो है वो आकाश हमें नीला
दिखाई देगा। ठीक है, तो यह आपका एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट क्वेश्चन हो गया कि क्या कारण है, ऐसा कौन सा परावर्तन है, ऐसा कौन सा परावर्तन है जिसकी वजह से हमें आकाश में दिखाई दे रहा है, तो कौन सा परावर्तन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अनियमित परावर्तन हमारे नीले आकाश के नीले रंग को जन्म देता है। कितने परावर्तन होते हैं, दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, अनियमित और नियमित। अनियमित जो प्रकाश का परावर्तन है वो नीले आकाश को जन्म देता है, आकाश के नीले रंग को जन्म देता है। आगे की डेफिनेशन से देख लेते हैं इसकी। ओके, तो इस वजह से हमें आकाश में दिखाई देता है। आगे चलते हैं, आगे आपतन किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में जान लेते हैं। आपतित किरण क्या होती है, स्रोत से चलकर किसी समतल पृष्ठ पर गिरने वाली किरण। ये समतल पृष्ठ है AB, इस पर गिरने वाली जो किरण है वो आपतित किरण कहलाती है। रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण क्या होती है, पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में किसी कोण पर लौट जाने वाली। पृष्ठ से टकरा करके वापस इसी माध्यम में, दो माध्यम है हमारे पास, ये माध्यम U1 है, ये माध्यम U2 है, ये वापस टकरा करके माध्यम U1 में पहुंच गई, तो ये कौन सी किरण होगी, वो परावर्तित किरण होगी। अब नॉर्मल क्या होता है, समतल पर, इस प्लेन पर AB पर जहां आपतित किरण स्पर्श करती है, यहां आपतित किरण स्पर्श कर रही है, और ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है आपतन बिंदु। इसे मैं P या O से डिनोट करता हूं। ये आपतन बिंदु है O, इस पर, इस पृष्ठ पर खींचा गया लंब, AB पर खींचा गया लंब, ये क्या कहलाता है, नॉर्मल। यानी यहां लिख दिया है नॉर्मल, ये अभिलंब है। ठीक है, और आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच का कोण I जो है वो आपतन कोण होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, इसके बीच का जो कोण है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, नेक्स्ट कुछ परिभाषाएं हैं, आते हैं। अब इस परावर्तन के जो नियम है उन नियमों के बारे में जान लेते हैं कि नियम कितने हैं। तो यहाँ केवल और केवल हमारे पास दो नियम हैं जो हमें याद रखने हैं, केवल और केवल दो नियम हैं। इसमें से पहला जो नियम है, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। क्या, आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये तीनों चीजें एक ही तल में होती हैं। और दूसरा नियम क्या है, इसमें केवल दो ही नियम है हमारे पास। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि जो आपतित कोण है और परावर्तित कोण है वो हमेशा बराबर होते हैं। क्या, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता, यानी कोण I इक्वल टू कोण R। ये हमारे पास दो ही नियम है, और केवल दो ही नियम है। अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण जब बात करते हैं, इसकी बात नहीं करेंगे अभी तक, हम लेंस की बात नहीं, इसकी गोलीय दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तक हम केवल बात कर रहे हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण में सब किस हिसाब से चेंज होता है ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति, उसका आकार और उसका प्रकार जो है वो कैसा होगा। तो बात करते हैं समतल दर्पण की। ये देखिए समतल दर्पण है, ये वस्तु है, ये इसका बिंब है, ये इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, तो हम इसे देख सकते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति सदैव आभासी होती है, क्योंकि ये इधर रियलिटी में है नहीं, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो नंबर 1 प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब सदैव आभासी, इमेजिनरी।
होता है। लंबाई देख सकते हैं, इसका जो आकार है वो आकार कैसा होगा, आकार बिल्कुल सेम होगा। नंबर 2, आकार ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। ठीक है। नंबर 3 हम देख सकते हैं इसके अंदर, नंबर 3 में क्या दिख रहा है कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो बिंब की स्थिति के बराबर होती है। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण से बिंब की स्थिति के बराबर, यानी जितने डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये रहने वाली है। ये हमारा एक आइडियल फिगर है, आइडेंटिकल फिगर है, इससे हम कंप्लीट नहीं समझ सकते कि ये डिस्टेंस बिल्कुल कम है यहाँ ज्यादा है। बाकी इन रियलिटी में ये जो दर्पण है, ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर से जितनी ऑब्जेक्ट की स्थिति होगी उतनी ही दूरी पर इमेज होगी। और एक चौथी चीज क्या होती है, दायां पक्ष तो क्या हो जाता है प्रतिबिंब में बायां। ठीक है, ये 4 चीजें समतल दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाती हैं। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। ठीक है, स्फेरिकल जो मिरर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स देख लेते हैं हम आगे। तो हमारे दो प्रकार के मिरर्स होते हैं, 3 प्रकार के मिरर्स होते हैं। प्लेन हमने देख लिया, प्लेन में और ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण, और इसे अभिसारी भी कहा जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, इसे अपसारी भी कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी जो किरणों को इकट्ठा करता है, ये देखिए किरण इधर से चल रही है, ये आपका अभिसारी, अंदर के पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है। यदि अगर बाहर की पृष्ठ से परावर्तन हो रहा तो ये किरणें अलग अलग फैल जाएंगी। तो ये जो दर्पण है, ये दर्पण कौन सा है, अपसारी दर्पण। ठीक है, अब इन दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो है एक बार वो देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। उसके बाद में जो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो इससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो देखते हैं, देखें क्या क्या है। ओके, ये इस दर्पण से संबंधित मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं। इन शॉर्ट, द्वार, अपर्चर, पूरे गोले का द्वार जिसे हम दर्पण बनाने में काम में लेते हैं। ये एक ही है, पूरे गोले का इतना सा पार्ट है जिसे हमने दर्पण बनाने में काम में लिया है। तो ये क्या कहलाएगा, द्वारक यानी अपर्चर कहलाएगा। उसके बाद पोल, तो ये जो दर्पण है इसका मध्य बिंदु जो क्या कहलाएगा, वो पोल कहलाएगा। दर्पण पृष्ठ का मध्य बिंदु पोल कहलाएगा। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र, ये पूरा एक गोले का भाग है और उस गोले का जो सेंटर है वो ही इस दर्पण का सेंटर होगा। वक्रता त्रिज्या, जो उस गोले की त्रिज्या है, यानी इस P से इस C तक की दूरी जो कैपिटल R द्वारा डिनोट है, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इस वक्रता केंद्र को और इस ध्रुव P को मिलाने वाली जो अक्ष है वो क्या है, मुख्य अक्ष। और इसके बाद मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर, इस अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आ रही हैं वो जिस बिंदु पर आकर के मिल रही हैं, जैसे ये आई, दूसरी ये भी यहीं आके मिली, तीसरी आई वो भी यहीं आके मिली, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है मुख्य फोकस। और फोकस दूरी, P से उस फोकस की दूरी वो है फोकस दूरी कहलाती है। एक बात ध्यान रखने की है कि इसमें जो मुख्य फोकस है वो कैपिटल F में आएगा, जबकि फोकस दूरी जो है वो स्मॉल f में आ रही है। ये स्मॉल f में दूरी है और ये मुख्य फोकस जो है वो डिनोट किया गया है कहीं से, कैपिटल F से। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो प्लस साइन है, माइनस साइन है, कई बार क्वेश्चन में आता है प्रतिबिंब उस पे है, अपन प्रतिबिंब प्लस x दूरी पे या माइनस x दूरी पे, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे प्लस x दूरी कौन सी होगी, माइनस x दूरी कौन सी होगी, वो हम यहाँ अब देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस पार्ट में से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड और एग्जाम हेल्प करने वाले हो सकते हैं। तो नेक्स्ट उनको देख लेते हैं हम लोग किस प्रकार से काम। नंबर 1,
आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी, आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी जो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। और इसके अपोजिट जो है वो हमेशा क्या रहेगी, यानी प्रकाश इधर से इधर आ रहा है इस चित्र में, तो ये क्या है, पॉजिटिव। लेकिन मैं इसको जो बनाता इधर जाता तो ये दिशा क्या हो जाती, पॉजिटिव, और जिसके अपोज होगी वो क्या हो जाती, नेगेटिव। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि विशेष जो स्पेशल लेंसेज होते हैं, स्पेशल दर्पण मिरर्स होते हैं, उनके लिए दिशा बिल्कुल बदल जाती है। वो कैसे बदलती है, वो ऐसे बदलती है कि दर्पण के, एक मिनट रुके, देखिए दर्पण में सीधा सीधा देखते हैं, दर्पण में बिंब की दूरी क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। अब बात करते हैं, अब बनेगा क्या, हमारा बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो में बनता है, एक तो उत्तल दर्पण होना चाहिए और एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में कैसे रहने वाले, अवतल दर्पण में कैसे रहने वाले, ये अभी तक अपन डिफाइन नहीं कर पाए। परंतु दर्पण में जो बिंब है, बिंब क्या है, बिंब तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। अब उत्तल दर्पण में किधर की तरफ बनेगी, इधर की तरफ बनेगी, इधर की तरफ चेंज करेंगे तो इसमें पॉजिटिव। और अवतल दर्पण में किधर की तरफ बनेगी, उधर की, जिधर से चली उधर की तरफ बनेगी। तो ये नेगेटिव, ये इमेजिनरी होगा, और ये है, ये क्या होगा, ये रियल होगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगी बिंब की दिशा, प्रतिबिंब की दिशा, बिंब तो ऑलवेज पॉजिटिव है, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा बट इमेजिनरी प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल दर्पण में नेगेटिव होगा बट क्या बनेगा, इसकी डिस्टेंस जो है नेगेटिव होगी बट कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ये और काम आने वाली चीज थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दर्पण में बिंब की दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, परंतु प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में इमेजिनरी होती है या पॉजिटिव होती है, और इमेज जो बनती है वो इमेजिनरी बनती है। और अवतल दर्पण में जो बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, परंतु जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। क्या, और उत्तल दर्पण में बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव बट इमेज जो बनेगी इमेजिनरी बनेगी, काल्पनिक बनेगी। अवतल दर्पण में दूरी नेगेटिव बट जो इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी, रियल बनेगी। ओके, इसका मतलब अवतल दर्पण में फोकस किधर होता है, अवतल दर्पण में फोकस भी इधर होता है, उत्तल दर्पण में फोकस किधर होता है, इधर की तरफ होता है। तो यहां से फोकस की बात कर ले तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो है वो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव हमें फोकस अवतल दर्पण में फोकस के लिए वापस किधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा। तो उल्टी दिशा में चलेंगे तो नेगेटिव, और इधर की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव। और अवतल दर्पण में क्या होता है, सारा सारा उत्तल दर्पण में यहां बनता है इमेजिनरी इमेज बनती है, इमेजिनरी इमेज यहां बनती है, किस दिशा में चलती है, इस दिशा में चलती है। यानी इस दिशा में चलेंगे, आपतन किरण की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, और अपोजिट चलेंगे आप इसके लिए इधर, ये जो कौन सा है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए हमें रिटर्न चलना पड़ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव नहीं होगी। इसमें से हमें चार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल गए, नंबर 1, 2, नंबर 3 और नंबर 4, चार इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस दूरी और वक्र का त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्र का त्रिज्या में संबंध होता है F=R/2, यानी फोकस दूरी वक्र का त्रिज्या की आधी होती है। इस पर हमारे पास छोटे छोटे दो क्वेश्चन हैं एग्जांपल के तौर पर जो हम कर सकते हैं, और उन एग्जांपल को हम कर रहे हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें मैं ये ही नहीं बताऊंगा कि उसकी फोकस दूरी कितनी है, ये तक हमें पता लग जाएगा इस क्वेश्चन से कि उसकी फोकस दूरी इस तरफ है या इस तरफ है। दोनों चीजें हमें देखनी है, किस तरफ है। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है आपका कि फोकस दूरी को पूछ
फोकस किधर की तरफ होगा, दर्पण के आपतन किरण की तरफ होगा या ये जो आपतन किरण दर्पण के दूसरे पक्ष में होगा, किस पक्ष में होगा ये अभी हमें पता लगने वाला है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू f इक्वल टू r अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर विद रेडियस 50 सेंटीमीटर एंड आल्सो पोजीशन ऑफ f। अवतल लेंथ दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जबकि वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर और इसकी स्थिति भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो हम सबसे पहले फोकस निकाल लेते हैं, f इक्वल टू r अपॉन 2 यानी 15 अपॉन 2 यानी 25 सेंटीमीटर पर हमारा फोकस होगा। बट वी डोंट नो अबाउट दैट पोजीशन ऑफ फोकस इज विच साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, दिस साइड और दिस साइड, वी डोंट नो अबाउट दैट। हम इस बारे में नहीं जानते कि इस फोकस की जो स्थिति है वो इधर की तरफ है या इधर की तरफ है। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की तो अभी मैंने बताया था, इसके जस्ट प्रीवियस पेज पे मैंने बताया था अभी कि अवतल दर्पण हो तो फोकस दूरी नेगेटिव होती है, अवतल दर्पण हो तो फोकस दूरी नेगेटिव होती है। परंतु नेगेटिव होने के लिए क्या होगा, नेगेटिव होने के लिए यह होगा कि हमें इस मुख्य बिंदु से पोल से आपतन किरण की विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। आपतन किरण किधर की तरफ आ रही है, आपतन किरण आ रही है इधर की तरफ और इससे विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा, हमें इधर की तरफ जाना पड़ेगा, इधर की तरफ जाना पड़ेगा, यानी हमें वापस उसी दिशा में जाना पड़ेगा इधर से हमारे पास किरण आ रही है। तो अवतल दर्पण की फोकस के लिए वापस आपतन किरण की दिशा में जाना पड़ेगा। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगी नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव, यानी फोकस दूरी f इक्वल टू होगी -2.5 यानी किधर की तरफ होगी, जिधर की तरफ इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, किधर की तरफ हो गई वक्रता त्रिज्या या बिंब, जिधर की तरफ बिंब होगा या जिधर की तरफ की वक्रता त्रिज्या होगी उधर की तरफ ही इसका फोकस होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन और हमारा दूर हो जाए। ये आपका नेक्स्ट केस कॉन्वेक्स मिरर, क्या करना कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है विद रेडियस ऑफ 36, इसकी रेडियस क्या है 36 सेंटीमीटर है एंड आल्सो पोजीशन ऑफ f। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसकी स्थिति भी ज्ञात कीजिए फोकस की तरफ। तो सबसे पहले हम f निकालते हैं, f इक्वल टू r अपॉन 2 यानी 36/2 18 सेंटीमीटर होगा। अब 80 सेंटीमीटर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, वी डोंट नो अबाउट दैट। परंतु हमें ये याद है कि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और हमें पता है कि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है सीधे की तरफ होगी, उधर की तरफ होगी जिधर की तरफ आपतन किरण है। तो आपतन किरण किधर की तरफ बढ़ रही है, इधर की तरफ बढ़ रही है, तो फोकस दूरी किधर की तरफ होगी, यहां पे होगी। ये जो फोकस हमें कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, इस दर्पण के दूसरी ओर कहां मिलेगा, और इसकी जो साइन रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। वक्रता त्रिज्या या बिंब के दूसरी ओर। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नए और क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे पास और हमें क्या क्या मिलता है। ये देखिए चित्र है, बिंदु की दूरी है u, प्रतिबिंब की दूरी है v और फोकस दूरी है f। तो सबसे पहले हम इसके बारे में क्या नेक्स्ट टॉपिक में क्या लेना था, हमें लेना था दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या कहता है, बिंब की दूरी u, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v, ओके, और फोकस दूरी
सूत्र जो है, दर्पण सूत्र है हमारे पास 1/f = 1/u + 1/v। ये हमारा दर्पण सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। इसी के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, इसको ऊंचाई की जगह दूरी से भी काम चला सकते हैं हम लोग। कहीं से काम चला सकते हैं? दूरी से काम चला सकते हैं। कहीं से चला सकते हैं? दूरी से भी काम चला सकते हैं। देखिए कैसे काम चला सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की ऊंचाई यानी बिंब की दूरी के बेसिस। ओके, ये हमें क्या रखा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई लो, बिंब की ऊंचाई में दूरी ले लो। अब इसमें से देखिए, यहां से ऊपर जाने पर पॉजिटिव है तो यहां से नीचे आने पर नेगेटिव। यानी यदि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई हम पॉजिटिव लेते हैं तो बिंब की ऊंचाई हमें क्या लेंगे? नेगेटिव। यदि अगर प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव कैसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि प्रतिबिंब के लिए हमें इससे वापस उल्टा जाना पड़ रहा है, आपतन किरण की विपरीत दिशा में जाना पड़ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। बिंब की जो दिशा है, बिंब की जो दूरी है वो पॉजिटिव होगी। इसलिए इन दोनों में से एक दूरी नेगेटिव होगी, एक दूरी पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये मैंने दोनों के माइनस के निशान भी लगा दिया। ओके, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है, क्योंकि आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। आजकल कोई कंपटीशन ऐसा नहीं जो इतने सिंपल क्वेश्चन दे देगा। लेफ्ट वो हमें कहता है कि आपके पास u है, आपके पास f है, आप v याद करो या n याद करो। n क्या होता है? n होता है आपका आवर्धन। आप n याद करके बताओ। या आपको v दे देता है और f दे देता है और आपसे m पूछता है, तो इन दैट कंडीशंस, बोथ ऑफ कंडीशंस, व्हाट यू कैन डू मैनी थिंग्स। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस बारे में भी हम जान लेते हैं। ये हमारे पास आवर्धन सूत्र है। क्या है? ये हमारे पास है आवर्धन सूत्र। यदि अगर हमें फर्स्ट कंडीशन ये नहीं दे करके v और f दिया हो तो m बराबर हम क्या करेंगे? m बराबर हम कर देंगे इसके अंदर v माइनस f अपॉन f। इससे भी आपका आंसर आ सकता है, इससे आपका आंसर आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और माइनस की जगह माइनस हो जाएगा। यदि अगर दूसरी कंडीशन u और f दे दे, u और f दे दे, तो m बराबर माइनस f अपॉन u माइनस f आप कर सकते हैं। तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी 1, 2 और 3 हमारे पास 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं आवर्धन निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे? एग्जाम में सबसे पहले तीनों फॉर्मूले रख देंगे। हमें इनमें से जो भी एग्जाम क्वेश्चन स्टेट पेपर है उसको अप्लाई करेंगे और हमारे रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। ओके, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं इक्वालिटीज की, यानी क्वालिटीज। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? u और f दिया है। अब देखते हैं अवतल दर्पण की। सबसे पहले बात करें हम अवतल दर्पण के लिए। जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि अवतल दर्पण के लिए ये कंडीशंस हो तो क्या होगा, अवतल दर्पण के लिए कंडीशंस हो तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो f क्या होता है? f होता है नेगेटिव और u भी क्या होता है? u भी होता है नेगेटिव। f भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव। अब क्या बचा? जब f नेगेटिव है, u नेगेटिव है, तो u नेगेटिव मतलब प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। बिल्कुल 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 प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा बनेगा। और ये सब पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव में आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक तो उल्टा और दूसरा कैसा बनेगा? रियल, वास्तविक। ये दो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। जहां अवतल दर्पण हो, f बराबर f नेगेटिव होता है, u भी नेगेटिव होता है और इससे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा भी होगा, वास्तविक भी होता है। अवतल दर्पण की बात छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं उत्तल
उत्तल दर्पण की, बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो F क्या हो जाएगा, F हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। और हम बात करते हैं U की, तो U हमारा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। U हमारा क्या होगा, U हमारा नेगेटिव होगा। U जब नेगेटिव होगा, U इसी दिशा में U नेगेटिव होगा, इसका मतलब जो चीज आएगी तो प्रतिबिंब एक तो कैसा बनेगा, एक बनेगा प्रतिबिंब सीधा, और दूसरा कैसा बनेगा, दूसरा बनेगा का। ये मोस्ट क्वेश्चन थे। अब हमारे पास क्वेश्चन बन गए। ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। एसएससी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे काफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने 5 टेस्ट के लिए क्वेश्चंस लिखे हैं, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड भी हो सकते हैं और इनसे एग्जाम में आपको हेल्प भी मिल सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता तक जाती है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है। दूसरा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा रह जाए। तीसरा है अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। कितने पर? 100 पर। यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 हो तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। चौथा है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखे पिंड का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर? 40 सेंटीमीटर पर। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और लास्ट है, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि के बाद जो क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप जो मैंने पढ़ा है वो आपको कंप्लीटली गेन हो चुका है। और इसी के साथ यदि अगर अच्छा रहा तो आपका और मेरा बहुत अच्छा रहा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और आगे मोर वीडियोस मैं आपके लिए लाता जाऊंगा। इसी के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक बेल आइकन है जिसे दबाना पड़ेगा ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो में अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए और हर एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। जय श्री राम, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। इसके सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन करके दे सकूं। और ये लेसन कंप्लीट होने के बाद में हमें टेस्ट सीरीज रखेंगे जो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। ये लेसन मैक्सिमम 3 या 4 पार्ट में होने वाला है। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।